नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टारगेट है वो है 22 फरवरी 2026 सीजीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे उड़ान आईएएस के जो शिक्षकगण हैं वो सभी आप लोगों को जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, है ना, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उससे संबंधित इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना, आए हुए एग्ज़ाम, आने वाली चीज़ें, है ना, और जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, है ना। चाहे आप भारतीय इतिहास को लें, चाहे आप छत्तीसगढ़ के इतिहास को लें या फिर कला संस्कृति को लें, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम जिस टॉपिक को सॉल्व करेंगे आज वो करेंगे, है ना, छत्तीसगढ़ से संबंधित जो पंचायती राज व्यवस्था है और जो नगरीय निकाय है ना। खास करके आज इस वाले सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा, छत्तीसगढ़ से संबंधित जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो आगे एग्जाम में आने के चांसेस हैं, जो पूछ चुका है, जो पूछता है, जो हर बार कुछ अलग ढंग से उसको पूछा जाता है, चीज़ें वही रहती हैं, ठीक है, पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना। चलिए, तो उसी परिप्रेक्ष्य हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, और स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित जो ग्राम पंचायत है, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या कि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस, तो साथ साथ आपको भी अपना पेन पेपर लेके बैठिए, ठीक है, और इन क्वेश्चंस को क्या करिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए कि आपसे भी कितना बन रहा है ना, कौन कौन सा टॉपिक आपसे छूट रहा है, कौन कौन से पॉइंट्स आपसे छूट रहे हैं, वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। तो एमसीक्यू जो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं उसको आप लोग भी सॉल्व करते रहिए, ठीक। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। एग्जाम में अधिकतर जो कंफ्यूजन होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक टाइम लिमिटेशन होता है ना, 2 घंटा 3 घंटे का जो समय होगा, चाहे आप सीजीपीएससी की बात करें या व्यापम की बात करें, तो एक टाइम लिमिटेशन होता है। तो उस टाइम लिमिटेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करनी रहती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1-2 बार क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है। अब सर क्या बता रहे हो, यही तो होता है, क्वेश्चन देखेंगे फिर ऑप्शन देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से नहीं देखते, क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से नहीं देखते। ध्यान से नहीं देखते का अर्थ यह है कि यहाँ पे हमको गौर करना है। देखिए क्या पूछ रहे, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में क्या कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कई बार हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, सही है, सही नहीं है, तो इस चीज़ पे हम लोग ध्यान नहीं दे पाते, ठीक है पूछ रहा है कि नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही करना है, चाहे कोई भी पेपर हो, है ना, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले देखना है, ठीक है, 2 से 3 बार पढ़ना है ना। चलिए, उसके बाद फिर ऑप्शन में आना। तो कौन सा सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं है। तो राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है, सही है कि नहीं है, तो भाई सही है। पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है, तो हाँ ऑब्वियस सी बात है, सही है ये भी, ठीक। तीसरा, पंचायतों के अपने कार्यों में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक है, थोड़ा सा डाउटफुल है, देखा जाएगा इसको। और उसके बाद पंचायतों के लिए समयबद्ध निर्वाचन किए जाते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन भी हमारा सही है। पर्टिकुलर एक टाइम इंटरवल में ही हम लोग क्या करते हैं, पंचायतों का निर्वाचन होता है ना, चुनाव होता है हर 5 साल में, ठीक है। तो अपने कार्यों में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है पूछेगा तो नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। तो जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी होगा, ठीक है। इन्हें अपने कार्यों के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, किन्हें, तो पंचायतों को, ठीक, अधिकार क्षेत्र में आएंगे राज्य के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा देखते हैं। रायपुर में पंचायती राज से संबंधित गोलमेज सम्मेलन की तिथि क्या थी पूछता है, ठीक है। जो गोलमेज सम्मेलन है उसकी जो प्रथम बार हुआ था उसकी तिथि क्या थी। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था किससे रिलेटेड, तो पंचायतों से रिलेटेड। कहाँ हुआ था, तो रायपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, रायपुर में। कभी कभार इस प्रश्न से भी प्रश्न आ जाता है, ठीक है, कि पंचायतों से संबंधित प्रथम गोलमेज सम्मेलन
कहाँ हुआ था, ठीक है, तो रायपुर में हुआ था। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज याद रखनी है क्या, अब कब हुआ था, क्या वो मई 2008 में हुआ था, अप्रैल 2008 में, मार्च 2010 में, या जून 2004 में। तो अगर आप पुराने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो उसमें आप ये चीज देखे होगे क्या कि ये क्वेश्चन आया हुआ है 2 से 3 बार, एक बार CGPSC और व्यापम में भी ये पूछ चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था कब हुआ था, डेट आपको याद रखना है जून 2004, जून 2004। कौन सा, तो रायपुर में पंचायती राज से संबंधित जो गोलमेज सम्मेलन की जो तिथि थी वो क्या थी, तो जून 2004, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। छत्तीसगढ़ में पंचायती, आपको पूरा क्वेश्चन मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, है ना, तो आप भी इसको अच्छे से पढ़ते हुए सॉल्व कीजिए भाई, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है की बात कर रहा है, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है, वो पहले पढ़े थे वो सत्य नहीं था, ठीक है, तो इसको 2 से 3 बार पढ़ना है, ये चीज हम लोग देखें अभी, ठीक है। तो कौन सा कथन सत्य है एक बार देखिए। सबसे पहला, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था 2003 में लागू की, ठीक है, जो कि गलत है। केवल ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव कराए जाते हैं, भाई जनपद और जिले के लिए भी होता है, जो चुनाव होते हैं वो किसके लिए होते हैं, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, है ना, उनके लिए भी चुनाव होते हैं, ठीक है, तो आंसर ये नहीं होगा। नेक्स्ट, जनपद तथा जिला पंचायतों के सदस्य नामजद होते हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। देखिए कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है, ठीक, और पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, ये सही है, ठीक है, महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, नामजद होते हैं, है ना, निर्वाचन होता है क्या उनका, तो भाई होता है यहाँ पे, ठीक है, तो सी नहीं होगा, बी नहीं होगा। केवल ग्राम पंचायतों में होता है क्या, नहीं, जनपद में भी होता है, जिला में भी होता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना। और छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था 2003 में लागू, ये भी गलत है, ठीक है, तो सही क्या है इसमें, तो सही है आपका पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़, देख लीजिए अच्छे से, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम या छत्तीसगढ़ पंचायत राज एक्ट किस वर्ष प्रभावी हुआ, ठीक है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट किस वर्ष प्रभावी हुआ, 1998, ठीक, 1995, 1993 या 1999, ठीक। तो यहां पे कुछ देखिए, जो याद करने वाली चीजें हैं ग्राम पंचायत में, वो तिथि की बात करें, देखो सबसे पहले तो आपको अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद हैं, कितने अध्याय हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, वो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। साथ ही महत्वपूर्ण यह है कि संबंधित तिथि कब वो पारित हुआ, 1993, 1994, ये सब जो एक्ट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो, और साथ ही जो प्रमुख धारा है, ठीक है, कि धारा 18 का, धारा 21 का, है ना, ये सब पूछता है पंचायती राज से संबंधित, ठीक है, तो वो धाराएं भी आपको याद यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ, ठीक है, किस वर्ष प्रभावी हुआ, क्या वो 98, 95, 93 की 99, तो आपको पता ही है, सिंपल आंसर 1993, 1993 में क्या हुआ, प्रभावी हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, छठवां, इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 की किस धारा में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाए जाने का प्रावधान है, ठीक है। तो जैसा आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था कि धारा इंपॉर्टेंट है, धारा आपको याद रखनी है कि किस धारा के तहत कौन सी चीज का यहाँ पे कौन सी चीज की सूचना यहाँ पे बताई गई है, किस कथन का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे जो इसका उत्तर होगा, ठीक है, ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों को वापस बुलाए जाने का प्रावधान ABCD, धारा 35, 21 या 21 का, या किसी भी धारा में नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा सही आंसर, जो कि मैं थोड़ी देर पहले बताया भी था, धारा 21 का, धारा 21 का, 21 का जो है उसमें पंचायती राज से संबंधित जो पदाधिकारी हैं उनको वापस बुलाए जाने का प्रावधान इसमें निहित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सातवां देखते हैं, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के विषय में सही क्या है, ठीक है, क्या है, सही क्या है, ठीक है, सही नहीं है, सही है, उसी में थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही दिक्कत हो जाता,
ठीक है, हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली चीज़ है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के विषय में क्या सही है। 93 में ही पास हुआ था, अभी देखे थोड़ी देर पहले, है ना। चलिए, तो यहाँ जो 7वां प्रश्न है उसका उत्तर देखते हैं, एक बार ऑप्शन देखते हैं। अधिनियम में 13 धारा, 13 अध्याय, 133 धाराएं और अनुसूचियां हैं। अधिनियम में 14 धाराएं, 114 अध्याय, 120 धाराएं और अनुसूचियां हैं। अधिनियम में 15 अध्याय, 132 धाराएं और इसमें किसी में भी अनुसूचियां यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, अगर इसको मैं इसमें थोड़ा सा दिक्कत है ऑप्शन में ये दिक्कत है कि यहाँ पे पूर्ण रूप से यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो नहीं दिया गया है। जैसे यहाँ पे आपको धाराएं बताई गई हैं, है ना, और अध्याय बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अनुसूचियां लिखा है। तो कितनी अनुसूचियां हैं, तो हम यहाँ पे ऑप्शन में अनुसूचियां भी डाल देते हैं। ठीक है, तो इस अधिनियम में 13 धाराएं, 13 अध्याय, 133 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं। इसमें आप डाल दीजिए कितनी अनुसूचियां, 4 अनुसूचियां। उसके बाद भी आप लोग को भी साथ में सॉल्व करते जाना है भाई, है ना, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। साथ साथ आपको भी क्या करते रहना है, सॉल्व करते रहना है। ठीक है, ताकि आप लोग भी अपना जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, कितना पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक हमसे छूट रहा है, ये सब चीजें आपको क्लियर होती रहे। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 13 अध्याय, 133 धाराएं और 4 अनुसूचियां। दूसरे ऑप्शन में भी अनुसूची नहीं लिखा है, तो 14 अध्याय, 120 धाराएं। ठीक है, और इसमें आप जोड़ दीजिए 3 अनुसूचियां। 15 अध्याय, 120 धाराएं, 132 धाराएं और इसमें आप जोड़ दिए 4 अनुसूचियां। ठीक है, और 16 अध्याय, 125 धाराएं और साथ ही कितनी अनुसूचियां, तो 5 अनुसूचियां। इसमें आप जोड़ दीजिए कितनी, 5 अनुसूचियां। अब बताइए कि इसमें कितने अध्याय हैं इस 1993 की अधिनियम में। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, बताइए सब लोग, पता ही होगा। ठीक है, सिंपल वाला क्वेश्चन है ये। ठीक, तो यहां पे जो इसका उत्तर होगा वो होगा क्या, 15 अध्याय। ठीक है, कितना है, 15 अध्याय, 132 धाराएं और 4 अनुसूचियां इसमें निहित है। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा सी। ठीक है, 15 अध्याय, 132 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं। ठीक है, देखिए कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, कोई भी विषय पढ़ें, ठीक है, तो शुरुआत में उसका जो चैप्टर है, जैसे कोई भी आप बुक पढ़ते हैं तो उसका शुरू में इंडेक्स पढ़ते हैं ना, इंडेक्स होता है। तो वैसे ही इस अधिनियम का जो इंडेक्स है उसमें कितने चैप्टर्स बताए गए हैं, 15, धाराएं कितनी, 132, और जो शेड्यूल हैं, जो अनुसूचियां हैं वो कितनी हैं, वो 4 हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सिंपल वाली चीज है। ठीक, नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका होते हैं। ठीक है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका का अर्थात कि दिखने में ऐसा सरल लगता है, नहीं है वाला, लेकिन कंफ्यूज यही करता है और छूट जाता है पॉइंट। ठीक, तो 8वें का जो उत्तर होगा वो देख लेते हैं। सम्मिलित नहीं है तो ग्राम सभा, सम्मिलित होती है तो भाई होती है। ठीक, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और नगर पंचायत। ठीक है, तो 1993 का पूछ रहा है, पंचायत अधिनियम कौन सा, 1993 का। ठीक है, तो 1993 वाले में क्या आएगा उत्तर, कौन सा आएगा जी, ये तीनों तो होते हैं, क्या नहीं होता, तो नगर पंचायत। ठीक है, तो ये आपका उत्तर है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा विधान छत्तीसगढ़ में वर्तमान पंचायती राज प्रणाली का आधार बनता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन अधिनियम 1995, छत्तीसगढ़ पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियां और कार्य नियम 1995, छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव की शक्तियां कार्य नियम 1999। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, आधार बनता है, जो बेस बना है हमारे छत्तीसगढ़ में पंचायती राज का जो विधान है, जो कानून है उसके लिए, तो उसका बेस क्या है ये। ठीक है, तो जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा,
छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। ठीक, चलिए, तो ये आपको याद रखना है। होपफुली आप लोग क्वेश्चन बना रहे होगे साथ में। ठीक है, तो चेक करते जाइए अभी कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। ठीक, चलिए 10वां क्वेश्चन, सूची 1 ये को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, मैच करना है ना, और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ पे दिए गए कूट की बात कर रहा है, लेकिन दिया गया कूट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो कूट हम लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही है पूछ रहा है। ठीक है, सुमेलित कीजिए, सही कीजिए पूछ रहा है। ठीक है, तो सूची 1 क्या है, धारा 37 निलंबन, धारा 38 हटाया जाना, धारा 39 39, ठीक है, और धारा 40 त्यागपत्र की बात करें तो उसको सूची 2 से मिलाना है। पंचायत के पदाधिकारी, पंचायत के पदाधिकारियों, रिक्त स्थानों का भरा जाना, पंचायत के पदाधिकारियों। इसमें जो ऑप्शन है जो दिया गया है यहां पे, वो थोड़ा सा अधूरा है। ठीक है, वो थोड़ा सा इसमें अधूरा है, उसको पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है, चलिए इसी को हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। धारा 37 जो है, तो यहां पे इसके नीचे ये दे दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप ऐसा समझना, पंचायत के पदाधिकारियों का निलंबन, तो ये जो निलंबन है वो यहां पे आना था, इधर आ गया है। ठीक है, पंचायत के पदाधिकारियों का हटाया जाना वो यहां पे आ गया है, रिक्तियों का भरा जाना ये 39 की बात कर रहा है, और धारा 40 पंचायत के पदाधिकारियों का त्यागपत्र। ठीक है, यह इस तरफ है वो गलती से इस तरफ हो गया होगा, टेक्निकल इशू, पीपीटी बना होगा ये। तो चलिए, तो हम लोग इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, तो जो सही है वो ये है, धारा 37, धारा 38, 39 और 40। ठीक, तो पंचायत के पदाधिकारियों का निलंबन, पदाधिकारियों का हटाया जाना, रिक्तियों का भरा जाना जो खाली पोस्ट है ना, और पंचायत के पदाधिकारियों का त्यागपत्र, उनका इस्तीफा की बात किस में की गई है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, मैच करना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहां पे ए का जो है पंचायत के पदाधिकारियों का निलंबन, पंचायत के पदाधिकारियों का निलंबन, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, निलंबन की बात करें तो वो किस में बताया गया है, धारा 39 में। ठीक है, धारा 39 में। ठीक, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, 39A। ठीक, पंचायत के पदाधिकारियों के निलंबन की बात किस में की गई है, धारा 39 में बात की गई है, 39 में बात की गई है। ठीक, आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बी की अगर हम बात करते हैं कि पंचायत के पदाधिकारियों को हटाया जाना, ठीक है, हटाए जाने की बात किस में की गई है, तो धारा 37 में। मैं यहां पे उत्तर लिख दे रहा हूं। ठीक है, आप लोग भी अपने जो सॉल्व कर रहे होगे उसमें मैच करिएगा। पंचायत के पदाधिकारियों का हटाया जाना ये किस में बात की गई है, तो धारा 37 में, 37 में बात की गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सी ऑप्शन की अगर बात करें, सॉरी ये मैं 37 लिख दिया, 38 सही है। ठीक, रिक्तियों का भरा जाना, जो खाली पोस्ट है, ठीक है, जो रिक्तियां हैं उसका भरा जाना, इसकी बात किस में की गई है, तो धारा 37 में बात की गई है, 37 में बात की गई है। ठीक, और पंचायतों के पदाधिकारियों का जो इस्तीफा है, जो त्याग पत्र है, वो किस में बात की गई है, तो वो 40 में, 40 में। ठीक, तो साथियों ये आप लोग को याद रखना है कि कौन से धारा में, है ना, किसकी बात यहाँ पे की गई है। तो थोड़ा सा यहाँ पे पंचायत के पदाधिकारियों का निलंबन यहाँ पे दे दिया गया, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे आएगा, तो आप ऐसा मैच कर लीजिए, निलंबन तो वो किस में है, 39 में। पंचायत के पदाधिकारियों का हटाया जाना ये किस में है, तो 38 में। ठीक, फिर रिक्तियों का भरा जाना ये 37 में, 37 में, और पंचायतों के पदाधिकारियों का त्याग पत्र ये किस में है, तो 40 में, 40 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक,
तो जैसा कि आपको पहले ही बताया था, कितने अध्याय, कितनी धाराएं, ठीक है, कितनी अनुसूचियां, ठीक है, कौन कौन से अनुच्छेद जो है वो ग्राम सभा से संबंधित है, ठीक है, संविधान के दायरे में भी। तो वो सब चीजें आप लोग को मुख्य रूप से याद रखनी है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के विवादों के निपटारे के लिए छत्तीसगढ़ पंचायतों और स्थानीय प्राधिकरणों के बीच संबंधों का विनियमन नियम 1994 धारा के तहत प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है, चलिए 3 ऑप्शन इसमें दिख रहे हैं हमको, उसके बाद तो दूसरा ही क्वेश्चन है। तो चौथा ऑप्शन मैं दे रहा हूं, 91, ठीक है। अब बताइए चारों में सही कौन सा है, ठीक है। बोल क्या रहा है यहाँ पे? बोल ये रहा है कि जो पंचायत और जो स्थानीय प्राधिकरण है, ठीक है, उनके बीच संबंधों का विनियमन है ना, वो 1994 की किस धारा के तहत ये प्रावधान किया गया है? ये जो बात रखी गई है ना, जो ऊपर आपको मेंशन किया गया है, वो कौन से धारा में उसका प्रावधान है, कौन से धारा में उसका प्रावधान है? तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? 86 धारा नंबर 90 की, धारा नंबर 98 98 की, धारा 91, कौन सा आएगा? साथ साथ बनाते चलिए। क्या होगा उत्तर इसका? तो याद रखिएगा, ये जो धारा आपको दिख रही है, कौन सी? धारा 90, ठीक है, ये उसका सही उत्तर है, ठीक है, कि धारा 90 में इस चीज का है ना प्रावधान यहां पे किया गया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से एक मैच करने वाला ऑप्शन। चलिए यहां पे भी 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, बाकी 2 हम लोग क्रिएट कर लेंगे साथ साथ। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, मैच करना है ना। और दिए गए कूट, जो कि 2 कूट यहाँ पे दिए हुआ है ना, तो उसको हम 2 और बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपको 4 अनुसूची दिख रही होगी, शेड्यूल 1 2 3 4 है ना, और धारा वहाँ पे दिया है, धारा 77 की उपधारा, धारा 80, धारा 77 की उपधारा, है ना। ये भी शायद जो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है मेरे हिसाब से वो इनकम्प्लीट है, तो इसको थोड़ा सा कंप्लीट हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिस धारा की बात कर रहा है, धारा 77 की उपधारा 2 याद रखना, ठीक है। कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। फिर धारा 77 की उपधारा, इसको दीजिए 1, और धारा 53 की धारा उपधारा 1, ठीक। अब ये कंप्लीट क्वेश्चन हुआ, अब इसको हमको मैच करना है, ठीक है। तो मैच कीजिए। तो अनुसूची 1 जो है ना, या उधर से आप ABCD लें, ठीक, तो उसको आपको इस अनुसूची से, यानी धारा और अनुसूची को आपको मैच करना है कि कौन से धारा से संबंधित कौन सी अनुसूची यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है अनुसूची 1 है ना, अगर इसकी बात करें, ठीक है, अनुसूची 1 की बात करें या वहां से बात करें ABCD से, तो धारा 77 की जो उपधारा 2 है, धारा 77 की उपधारा 2, वो किसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो उसमें किसके बारे में, यानी किसके बारे में, अर्थात ये कि उसका जो वर्णन है कौन सी अनुसूची में किया गया, तो अनुसूची 2 में किया गया है। इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो क्या होगा? 2, ठीक है, क्या होगा? 2, ठीक। जब मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, 2 चीज पे, खास करके इस टॉपिक पे जो ग्राम पंचायत वाला या किसी भी टॉपिक पे, पहला आपको फोकस करना है क्या, इसमें जितने भी अध्याय हैं, जितनी भी अनुसूचियां, क्योंकि आप पिछला पेपर, पिछले 3 साल का पेपर आप उठा के देखें तो उसमें जो धारा है, जो अनुसूचियां हैं, जो अनुच्छेद है, वही ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है। उसके पहले क्या पूछता था? तो उसके पहले वो सिंपल सी चीज़ें, कितनी स्तरीय प्रणाली है, समितियों के बारे में पूछता था, है ना, जो कि इसमें भी हम लोग इंक्लूड किए हुए हैं समितियाँ, ठीक है। समितियों से संबंधित क्वेश्चन अभी भी आते हैं, कौन सा थुंगन समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता, ये सब अलग अलग समितियाँ, और उसमें किसकी संबंध में बात की गई है, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो इसमें अनुसूची, धारा, अध्याय
अनुच्छेद, है ना, साथ ही समितियां, ये आपको याद रखनी है अच्छे से, ठीक। और ये जब हो जाएगा शुरुआत का, है ना, सामान्य जो जानकारी है, उसके बाद फिर हमको अंदर वाले टॉपिक में जाना। अंदर वाले टॉपिक का अर्थात ये महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण, ठीक है, साथ ही जो ग्राम सभा की बैठक होती है, गणपूर्ति कितनी होती है, वो सब चीजें, ठीक है। लेकिन उसका जो बेस बनेगा, बेस क्या है, तो यही सब है, धारा, अधिनियम, अध्याय, है ना। तो पहले, सबसे पहले आपको फर्स्ट प्रायोरिटी इनको देनी है, याद इनको पहले करना है, उसके बाद फिर आगे टॉपिक में बढ़ना है, ठीक। दूसरा चीज, दो ही चीज आपको बता रहा हूं, पहला तो आपको बताया भी, दूसरा ये कि आपको ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा पुराने जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं, ठीक है, चाहे वो सीजीपीएससी के हो, चाहे व्यापम के हो, चाहे मेंस के हो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व करने का अर्थ ये है कि आपको दो फायदा होगा, एक प्रैक्टिस होगी आपका, ठीक है, आपकी जो प्रैक्टिस है वो इंक्रीज होगी, वो इंप्रूव होगी, ठीक है। कितने क्वेश्चन आप कितने समय में डील कर सकते हैं वो आपको पता चलेगा, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि अगर हम सिलेबस की बात करें, अथाह है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट की बात करें तो जो सिलेबस है वो बहुत अथाह है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन सिलेक्टेड ही पूछता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हम ग्राम पंचायत पढ़ें छत्तीसगढ़ में, चाहे छत्तीसगढ़ में हम इतिहास पढ़ें, कला संस्कृति पढ़ें, ठीक है, छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ें, ठीक है। तो बहुत वास्ट सिलेबस है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो सिलेक्टेड पूछती है, ठीक है, कोई भी पेपर में सिलेक्टेड चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि कौन सा सिलेक्टेड है ना, कौन सा हमको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना तो सब चाहिए, है ना, पढ़ना तो सब चाहिए, लेकिन क्वेश्चन बनाने का ये फायदा है कि आपको टॉपिक पता चलता है, ठीक है। क्या पता चलता है आपको? टॉपिक पता चलता है। टॉपिक पता चलता है मतलब कि जैसे कि आपको बताया सिलेबस में बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन उसमें हमको ये चीज़ देखेंगे हम कि कौन सा क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ठीक है, कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ठीक है। तो उस टॉपिक पे हम ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, ठीक है। फोकस सभी में करना है, लेकिन जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो किनको देनी है, वो तो सिलेक्टेड चीज़ों को देनी है। तो सिलेक्टेड चीज़ें पता कैसे चलेगी? वो पुराने क्वेश्चंस बना के पता चलेगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पुराने क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए। तो ए का अगर, चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं, तो जो धारा 77 की उपधारा 2 है वो किस अनुसूची के अंदर है? तो अनुसूची 2 के अंतर्गत है। कौन सी अनुसूची के अंतर्गत है? अनुसूची 2 के अंतर्गत है, ठीक है। उसके बाद हम बी ऑप्शन की चर्चा करें, ठीक है। धारा 80 वो कौन से ऑप्शन में है यहाँ पे? तो अनुसूची 3 के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? अनुसूची 3 के अंतर्गत। ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। उसके बाद हम बात करें धारा 77 की उपधारा 1 की। धारा 77 की उपधारा 1, तो ये किस अनुसूची में है? तो ये अनुसूची 1 में है। किसमें है? अनुसूची 1 में, ठीक। और धारा 53 की उपधारा 1, ठीक, इसका प्रावधान किसमें है? तो धारा 4 में। किसमें है? धारा 4 में, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 2, 3, 1, 4, ठीक है, 2, 3, 1, 4। कैसे? ये जो बी ऑप्शन है उसमें ये ए है, इस तरह का रहता ना, 4 ऑप्शन दे देगा 1, 2, 3, 4 करके। तो ए बी सी डी इसको मान लो, ए बी सी डी, ठीक। तो यहाँ पे ये ए बी सी डी हो गया और ये नंबर्स हो गए। तो ए का 2 अनुसूची 2, बी का 3 धारा 80 का प्रावधान किसमें है? तो अनुसूची 3 में है। किसमें? अनुसूची 3 में। फिर सी ऑप्शन धारा 77 की उपधारा 1, ये इसका प्रावधान किसमें है? तो 1 अनुसूची 1 में है ना। और धारा 53 की उपधारा 1, इसका प्रावधान अनुसूची 4 में है। तो जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। होपफुली बना रहे होगे क्वेश्चन, लगभग सबका सही भी जा रहा होगा, गलत भी जा रहा होगा तो आप बता सकते हैं, या कुछ चेंज करना है तो वो भी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो निम्न में से क्या 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज को प्रदान नहीं किया गया? मैं बार बार बोल रहा हूं, किया गया है, किया नहीं गया है, इस पे फोकस करना है। तो यहां पे किया नहीं गया है पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, ठीक है, नेगेटिव की बात कर रहा है और उसी को सही आंसर लेना है, ठीक है। चलिए, तो 13वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हम देखते हैं, ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तर प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी, ठीक है।
पढ़ते हैं सभी को, ठीक है। कौन सा नहीं किया गया पूछ रहा है। पंचायती राज संस्थाओं को संसाधन हस्तांतरित करने के लिए राज्यों के द्वारा वित्त आयोग जाएगा, ठीक है, उसका प्रावधान किया गया है, तो पढ़े हो आप लोग वित्त आयोग, ठीक है। यदि पंचायती राज के निकाय राज्य सरकार भंग किए जाते हैं तो 6 महीनों में चुनाव कराना पड़ता है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। और पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधि, नीचे नहीं हो रहा है, पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधि चलिए कोई नहीं, तो इसको पूरा कर लेते हैं। क्वेश्चन यह है कि ऊपर का तो सेम है, पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधि अयोग्य घोषित हो जाएंगे, अयोग्य घोषित हो जाएंगे यदि उनकी 2 से अधिक संतानें हैं, यदि उनकी 2 से अधिक संतानें हैं। तो ऐसा कोई प्रावधान किया गया है क्या कि भाई अगर किसी प्रतिनिधि की 2 से अधिक संतानें हैं, है ना, तो उस पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधि अयोग्य घोषित हो जाएगा अगर यदि उसकी 2 संतानें हैं। तो कोई प्रतिनिधि क्या अयोग्य घोषित हो सकता है उसकी 2 संतानें हो तो, ठीक है। तो प्रदान नहीं किया गया है पूछ रहे हैं, तो भाई सिंपल सा आंसर जो होगा वो यही होगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिसमें संख्या बताई गई हो कि इतनी संख्या करना है, मतलब बच्चों की, 1 बच्चे 2 बच्चे 4 बच्चे, इस तरह का कोई प्रावधान इसमें नहीं। जैसे शौचालय को बोला गया ना कि शौचालय होना चाहिए घर में, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आती हैं, आगे मेंशन करेंगे उन चीज़ों को, लेकिन संतानों के बारे में यहाँ पे प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संवैधानिक संशोधन के विषय में क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बोल रहा है, ठीक है, तो क्या सही है ये, ठीक है। यहाँ पे जो उत्तर होगा, मतलब जो क्वेश्चन होगा वो क्या सही है, ठीक है, क्या सही है बताना है, ठीक। तो देखते हैं क्या सही है इसमें। तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दिया गया, ऐसा लिख दिया है, ठीक है। तो संवैधानिक स्वरूप दिया गया है, ठीक है, संवैधानिक स्वरूप दिया गया है, ठीक। पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप दिया गया है, ठीक। संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई है, ठीक। और इस संशोधन के कारण संविधान में 15 अनुच्छेदों की वृद्धि हुई है। कौन से संविधान संशोधन की बात कर रहा है, 73वें, ठीक है, उसके तहत 15 अनुच्छेदों की वृद्धि यहाँ पे हुई है, ठीक है, ऐसा वर्णन कर रहा है। तो कौन सा सही है यहाँ पे बताना। और लास्ट 5वां जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया वो दिया गया है क्या कि प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया है, प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया है, ठीक। तो इसमें हमको सही क्या है बताना है, सही क्या है बताना है, तो ये सही है, ठीक है, प्रजातंत्र को तीसरे स्थान पे प्रदान किया गया है, ठीक। इस संशोधन के कारण 15 अनुच्छेदों की वृद्धि हुई है, तो नहीं, ठीक है, इतने अनुच्छेद यहाँ पे वृद्धि नहीं हुई है। संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई है, तो अनुसूची जोड़ी गई है, ठीक है, और वैधानिक नहीं संवैधानिक स्वरूप दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा, कूट वाला प्रश्न है ये, ठीक है, कूट आपको नीचे नहीं दिया गया है इसमें, ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो कूट वाले क्वेश्चन है। तो कूट वाले क्वेश्चन पूछता है ना 1 2 5 सही है कि 1 3 5 सही है कि 1 4 5 सही है, 1 2 3 सही है, इस तरह के, ठीक है। तो ये जो कूट वाले प्रश्न में इसमें सही क्या है उत्तर, तो सही उत्तर होगा 3। कौन से 3, तो ऑप्शन 1 3 और 5, 1 3 और 5 ये सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दे ही दिया है भाई संवैधानिक संशोधन बोल रहा है, ठीक है। तो स्वरूप कैसा है इसका, संवैधानिक है ना, वैधानिक नहीं है, कैसा है, संवैधानिक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। तो पहला, तीसरा और 5वां यहाँ पे सही होगा, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है, ठीक है। तो ये तो चिल्हर वाला प्रश्न है, चिल्हर वाला मतलब
सब जान रहे हैं इसको, कौन सा ऑप्शन होगा जी बताइए? 243, 243 बी, 248 या 51? तो सही ऑप्शन क्या है इसका? 243 बी। ठीक है, सही ऑप्शन क्या आएगा इसका? 243 बी। ठीक है, जो 15 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 243 बी ब में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके द्वारा होती है? ठीक है, स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके द्वारा होती है? तो क्या होती है? तो प्रदान होती है। ठीक है, क्या होती है? प्रदान होती है। ठीक है, तो प्रदान यहां पे लिखना है आपको, किसके द्वारा प्रदान होती है? तो कानून के द्वारा, राज्य शासन द्वारा, केंद्रीय शासन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके द्वारा प्रदान होती है भाई बताइए? किसके द्वारा प्रदान होगी ये? तो यहां पे जो है ऑप्शन, ठीक है, किसका? 16 का, कि स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा समझिएगा एक बार, ये जो प्रश्न है वो आया हुआ है। ठीक है, तो जिसको लेके इसमें जो आंसर लिया गया था वो ये था कि इनमें से कोई नहीं करके। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो राज्य शासन द्वारा ये प्रदान किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? राज्य शासन, जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, उसके तहत। लेकिन इसमें वो चीज है स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके द्वारा, तो इसमें जो वो है, मतलब कहने का मतलब जो भावना यहाँ पे जो निहित हो रही है वो ये है कि स्थानीय स्वशासन लोगों के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा ये शक्ति प्रदान होती है? तो लोगों द्वारा प्रदान की जाती है। इस तरह से यहाँ पे इनमें से कोई नहीं लिया गया था। बाकी अगर देखा जाए, क्योंकि ये आया हुआ प्रश्न है ना, इसीलिए थोड़ा सा आप अपने विवेक से काम लें और जो उत्तर लिया गया है उसको भी देखें, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्तर वो लिया गया है इनमें से कोई नहीं है। बाकी अगर देखा जाए तो राज्य शासन होगा। इनमें से कोई नहीं लेने का अर्थ यह है कि लोगों, ठीक है, लोगों के द्वारा, जो आम लोग हैं, स्थानीय लोग, जिनके द्वारा स्वशासन किया जा रहा है। ठीक है, तो उस भावना को परिलक्षित करते हुए यहाँ पे दिया गया है ये, इनमें से कोई नहीं। बाकी अगर देखा जाए तो राज्य शासन द्वारा ये प्रदान होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों का प्रावधान है? ठीक है, शक्ति भी है ना, पावर की बात कर रहा है, अधिकारों की बात कर रहा है, ठीक है, उनके राइट्स की और जिम्मेदारियों की। ठीक है, तो ये कौन से अनुच्छेद में है? 243 के, जी, ए और आई। ठीक है, तो 17 का जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा? शक्ति की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम बात करें जी। ठीक, तो जब देखो बताया आपको, अनुच्छेद से प्रश्न आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने तरीके से भी या शॉर्ट तरीके से भी, जैसे कि हम लोग जब क्लास में डिस्कस करते हैं चीज़ों को, तो इसी तरह से याद करते हैं। कैसे कि जैसे बचपन में सब पार्ले जी खाए हैं ना, ठीक है, पार्ले जी खाए हैं तो बोलते हैं ना पार्ले जी खाने से शक्ति आती है। ठीक है, तो 243 जी से ऐसे याद किए थे, पार्ले जी जहाँ पे आया, जी मतलब शक्ति है। ठीक है, जी मतलब क्या है? शक्ति है। तो अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों के बारे में किसमें प्रावधान किया गया है? तो 243 जी में किया गया है। ठीक है, तो इसको ऐसी तरह से याद कर लेना कि पार्ले जी खाने से शक्ति आती है। तो जी से 243 जी, और 243 जी मतलब पंचायतों की शक्ति की प्रावधान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से कौन सा निगमित निकाय है? ठीक है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत या सभी? ठीक है, तो यहां पे ये शब्द दिया है निगमित निकाय। ठीक है, निगमित निकाय। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि ये निगमित निकाय क्या होते हैं। ठीक है, ये निगमित निकाय क्या होते हैं? क्या होते हैं निगमित निकाय? क्या होते हैं निगमित निकाय? तो निगमित निकाय वो होती हैं जो कानूनी संस्थाएं हैं, जो क्या बना सकती हैं? अपने क्षेत्र, अपने अधिकारों के लिए कानून बना सकती है, जो लीगल एंटिटीज हैं।
ठीक है, क्या है, लीगल एंटिटीज हैं, जो कानूनी संस्थाएं हैं, ठीक है, उन्हें निगमित निकाय कहा जाता है। ठीक है, तो पंचायतों की अगर बात करें तो जिला पंचायत, जनपद और ग्राम पंचायत सभी क्या है, निगमित निकाय। तो जो सही ऑप्शन होगा वो सही उत्तर क्या होगा इसका, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो निगमित निकाय अर्थात कानूनी संस्थाएं, लीगल एंटिटीज जो कानून बना सकती हैं अपने क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो जिला, जनपद और ग्राम उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा सही क्या है। ठीक है, अब देखो सही क्या है पूछ रहा है, सही। ठीक है, क्या पूछ रहा है, सही। नहीं है, नहीं दिया। अब सीधा सिंपल सा है कि हमको सही को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए एक बार पढ़ते हैं। एक मतदाता पंच और सरपंच का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। ठीक है, एक साथ है, यहाँ पे क्या है, साथ, एक साथ लड़ सकता है। ठीक है, तो सही क्या बताना है, क्या वो लड़ सकता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एक मतदाता 2 वार्डों से पंच का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, एक मतदाता 2 ग्राम पंचायतों से सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा है, एक मतदाता जो है वो सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। ठीक, और लास्ट है, एक मतदाता जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको सही जो उत्तर है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, सही को सिलेक्ट करना है। तो इसमें सही क्या है, सही क्या क्या है 19 में। तो पहला, एक मतदाता पंच और सरपंच का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, तो हाँ बिल्कुल लड़ सकता है। ठीक है, तो ये आपका सही हुआ। ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट, एक मतदाता 2 वार्डों से पंच का चुनाव नहीं लड़ सकता। कोई भी एक पद के लिए 2 जगह से आप खड़े नहीं हो सकते, अलग अलग पद के लिए हो सकते हैं, लेकिन एक पद के लिए एक ही गांव में 2 वार्ड से खड़े नहीं हो सकते, तो ये गलत है। ठीक, नेक्स्ट, एक मतदाता 2 ग्राम पंचायतों से सरपंच का जो चुनाव है वो लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता। ठीक है, बताया एक ही पोस्ट के लिए आपको 2 जगह से खड़े होने की अनुमति नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, एक मतदाता सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। ठीक है, सेम पोस्ट नहीं है, ये सही जाएगा। नेक्स्ट, पांचवा, एक मतदाता जनपद पंचायत सदस्य एवं पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि सही कौन सा है। तो पांचवा क्या सही है, तो ये भी सही उत्तर है। ठीक है, तो इसमें जो 5 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, उसमें हमको सही कौन सा है पता लगाना है। ठीक है, तो सही कौन सा है, ये 3, कौन कौन सा, पहला, चौथा और पांचवा, फर्स्ट, 4 और 5, पहला, चौथा, पांचवा, ये सही उत्तर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए ये चीज ध्यान देना कि एक पोस्ट के लिए कोई भी अपने ही गांव में 2 वार्डों से खड़ा नहीं हो सकता, या एक गांव या दूसरे गांव में खड़ा नहीं हो सकता। एक पोस्ट के लिए 2 पोस्ट के लिए एक व्यक्ति कभी भी खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो, यहां पे हो आएगा, ठीक है, हो, तो अंतिम निर्णय कौन लेगा। ठीक है, कौन लेता है अंतिम निर्णय। ठीक, ये भी बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसी को कभी कभी घुमा घुमा के पूछ देता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, चलिए पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कलेक्टर, संभागीय आयुक्त के अनुमोदन के अध्याधीन होगा, ये अध्याधीन। ठीक, नेक्स्ट, संभागीय आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अनुमोदन के अध्याधीन होगा ये। ठीक है, सी ऑप्शन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्याधीन होगा। और चौथा, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन से। ठीक है, तो यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो जाए तो इसका जो निर्णय वो डी ऑप्शन, राज्य सरकार लेगी केंद्र सरकार के अनुमोदन से। ठीक, चलिए नेक्स्ट, यदि एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के किसी विषय में
मत विभिन्नता आ जाए तो इसे कैसे हल किया जाएगा, ठीक है, इसे कैसे हल किया जाएगा, ठीक है। यहां पे कैसे छूट गया है तो आप लिख लीजिए, इसे कैसे हल किया जाएगा, ठीक। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत का निर्णय अंतिम होगा, सक्षम अधिकारी का अंतिम निर्णय होगा, ग्राम सभा की संयुक्त बैठक में इसे हल किया जाएगा। संयुक्त बैठक, जो ग्राम सभा है ना, एक मीटिंग होती है जॉइंट, ठीक है, उस मीटिंग में यह हल किया जाएगा, उसका निपटारा किया जाएगा। ग्राम पंचायत अपने विशेष बहुमत से इस विषय, नीचे नहीं हो रहा है, इतने ही ऑप्शन, इतना ही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ग्राम पंचायत अपने विशेष बहुमत से इस विषय में निर्णय लेगा, ऐसा लिख लो, इस विषय में निर्णय लेगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ठीक है, तो ग्राम पंचायत का निर्णय अंतिम होगा नहीं, ठीक है, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक। सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा, ये भी नहीं। यहां पे जब मत विभिन्नता की बात हो, ठीक है, ग्राम सभाओं के बीच, है ना, मत विभिन्नता की बात हो, तो ये जो होगा वो संयुक्त सम्मेलन से होता है। इसका जो निपटारा होगा मत विभिन्नता का किसी भी विषय पर, तो उसका जो निपटारा होगा वो जॉइंट मीटिंग जो होगी, किसकी, ग्राम सभा की, जो संयुक्त सम्मेलन होगा, जो संयुक्त बैठक होगी, उसमें इसका निपटारा किया जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका 21 का जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, ठीक। चलिए नेक्स्ट 22, पंचायती राज अधिनियम के अधीन किए किसी निर्वाचन को याचिका पेश करने के पश्चात जा सकता है, इस संदर्भ में सही क्या है, ठीक है। लास्ट का वही कुछ पॉइंट्स छूटा है लगता है, ठीक है, कि ये यहां पे गए होगा ना, किए गए किसी निर्वाचन को याचिका पेश करके प्रश्नगत किया जा सकता है, प्रश्नगत किया जा सकता है। इस संदर्भ में सही क्या है, ठीक है, सही देखना है ना, नहीं वाला नहीं है, यहाँ पे सही वाला सही है, ठीक है। तो सही क्या है पूछ रहा है, चलिए तो देखते हैं सही क्या है इसमें। 22 का, तो पहला, ग्राम पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, सरपंच के मामले में अतिरिक्त कलेक्टर को किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन, जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को किया जा सकता है। चौथा बोल रहा है अध्यक्ष जनपद, मतलब ये 5 से 6 है, यानी कि ये कूट वाले प्रश्न है। इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है कि इसमें सिलेक्टेड चीजें कौन कौन सी होगी, ठीक है। तो इस विषय में सही क्या क्या है, तो पंचायत, जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत को, ये सही है, ठीक। अध्यक्ष जिला पंचायत के मामले में प्रमुख पंचायत को, नहीं, पहला सही है इसमें, ठीक। अनुविभागीय अधिकारी को करेगा, ठीक। और तीसरा ऑप्शन, जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को करेगा, ठीक। तो ये आपको याद रखना है कि ग्राम पंचायत के मामले में किसे किया जाता है, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को किया जाता है, ठीक। जनपद पंचायत के मामले में किसे किया जाता है, तो कलेक्टर को किया जाता है, ठीक। और जिला पंचायत की जब बात आए तो किसको किया जाता है, संचालक पंचायत को किया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 1, 3 और 5। चलिए नेक्स्ट आते हैं 23वां, 23rd। यदि एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के किसी विषय में मत विभिन्नता आ जाए तो इसे कैसे हल किया जा सकता है, तो शायद रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो सी ऑप्शन था इसका, संयुक्त बैठक वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है। मैं बार बार बोला हूं आप लोग को कि अध्याय, अनुसूची, धाराएं, अनुच्छेद ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो किससे संबंधित है संविधान की 12वीं अनुसूची, तो नगर पालिकाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो नगर पालिकाओं से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं सही क्या है, ये भी कूट वाले, ठीक है। कूट वाले इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जैसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछेंगे ना, देखो एग्जाम में भले 100 क्वेश्चन रहते हैं लेकिन 100 नहीं रहते, वो लगभग 120 या 130 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो स्टेटमेंट वाले, जो कूट वाले प्रश्न होते हैं, उसी में ही 4-5 चीजें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो उसको मिला के ही एक प्रश्न बन जाता है ना। तो यहाँ पे इसी तरह से
कूट वाले प्रश्न आपके ज़्यादा पूछते हैं, खास करके ये वाले टॉपिक ग्राम पंचायत नगरीय निकाय में। ठीक है, तो सही क्या है पूछ रहा है 25वें का। ग्राम पंचायत की गणपूर्ति तत्समय के कुल पंचों के 1/2 से होती है। जनपद पंचायत की गणपूर्ति तत्समय के सदस्यों के 1/3 से होती है। ठीक है, कौन सा सही है पूछ रहा है ना, सही क्या है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा देखते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं। जिला पंचायत की गणपूर्ति तत्समय के सदस्यों के 1/4 से होती है। ग्राम पंचायतों की गणपूर्ति तत्समय के कुल पंचों से के 1/3 से होती है। ठीक है, जनपद पंचायत में 1/2 और जिला पंचायत में 1/3। ठीक, तो ABCDEF कूट वाला प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार के आते हैं ADF सही है, ABC सही है, AB सही है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है A और B सही है। ठीक है, कौन सा A और B। ठीक है, तो 25वें का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, A और B आएगा। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, कहाँ किसकी बात कर रहा है, आरक्षण। तो आरक्षण किसमें है, आप लोग भी जब पढ़े होंगे, अनुच्छेद है ना 243 चौथा ABCD में है आरक्षण। ठीक है, तो डी ऑप्शन में है क्या, तो हाँ है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा इसका 243D। ठीक, जी में क्या था, तो शक्ति थी, पार्ले जी खाने से शक्ति आती, याद किए थे। तो पंचायतों की जो शक्ति का प्रावधान है वो अनुच्छेद 243G में है, और डी में क्या है, तो आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 27वां। संविधान का अनुच्छेद 243O किससे संबंधित है। पंचायत चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य। बी, नगर पालिकाओं की सीटों का आरक्षण। सी, नगर पालिकाओं का संविधान, नगर पालिकाओं की रचना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा 27वें का वो 243O की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, 243O की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन पूछ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा सा वो है ना, ऑप्शन की पूरा क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, इसको काट के छोटा सा ये बन गया है, चलिए कोई नहीं, देखते हैं इसको। तो 243O जो है वो किससे संबंधित है पूछ रहा है। 243O संविधान का जो 243O है वो किससे संबंधित पूछ रहा है, तो सिंपल सा आंसर है यहाँ पे ए। ठीक है, चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप से। ठीक है, चलिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत सदस्यों के अयोग्यता के संबंध में प्रावधान किया गया है। अयोग्यता, ठीक है, किसकी बात की गई है यहाँ पे, अयोग्यता की बात की गई है। ठीक है, साथ साथ याद करते जाओ भाई, है ना। ओ, न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप। जी, शक्तियां, है ना। इसके अलावा डी, आरक्षण, है ना। अब बात कर रहा है अयोग्यता की, अब बात कर रहे हैं किसकी, अयोग्यता की। तो जो अयोग्यता है उसका प्रावधान किसमें किया गया है, तो 243F में किया गया है। ठीक है, 243F में। साथ साथ देखिए, अगर याद नहीं है आप लोग को, है ना, तो याद कीजिए, है ना। साथ ही यहाँ पे जो अगर याद है तो रिपीटेशन भी आपका साथ साथ हो रहा है, MCQ बनाते चलिए भाई। ठीक है, तो 28वां हो गया। नेक्स्ट आते हैं जल्दी से। संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से उन विषयों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें कानून द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित किया जा रहा है। ठीक है, तो संविधान की कौन सी अनुसूची है, तो 8वीं, 12वीं, 11वीं की 10वीं अनुसूची। तो यहाँ पे जो उत्तर आएगा वो है कौन सी अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 12वीं अनुसूची। ठीक है, सिंपल सा आंसर है इसका। नेक्स्ट पॉइंट
पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कोटा हेतु सीटों का आरक्षण का प्रावधान किसमें है? ठीक है, सीटों का आरक्षण किसमें बात किया गया भाई? तो डी में। ठीक है, सीटों का आरक्षण जाति अनुसूचित जनजाति, वही सेम क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा वर्डिंग को चेंज करके घुमा के पूछ दिया है, बाकी मतलब वही है। जहां कहीं भी आरक्षण आपको दिखे सीधा मार देना क्या? 243 डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 जी के कितने विषयों को सम्मिलित यहाँ पे किया गया है? ठीक है, कितने विषयों को सम्मिलित यहाँ पे किया गया है पूछ रहा है। ठीक है, 28, 29, 30 की 31। ठीक है, तो याद रखिएगा 29 विषयों को अनुच्छेद 243 जी, जी मतलब किसकी बात कर रहा है? शक्तियों की, पंचायतों की शक्तियां। ठीक है, तो 243 जी याद रखना 29। ठीक है, 29 विषयों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं राज अधिनियम। राज अधिनियम मतलब पंचायती राज अधिनियम 1993 अध्याय 14 निम्नलिखित संदर्भ को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, मैच करना है आपको इसमें। ठीक है, तो 1 2 3 4 वहां पे दिया है, यहाँ पे ABCD दिया हुआ है, मैच करिए कि परिभाषाएं किसमें है, धारा किसमें है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से लें और इसमें जोड़ें कि इन सब की बात कौन से धारा में की गई है, तो अगर हम ले किसको? परिभाषाओं को। ठीक है, किसको ले? परिभाषाओं को ले। तो जो परिभाषा है उसकी बात किसमें की गई है? धारा 129A में। ठीक है, किसमें की गई है? धारा 129A में। ठीक है, परिभाषाओं की चर्चा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्राम सभा, ग्राम तथा ग्राम सभा की चर्चा, तो 129B में की गई है। ठीक है, 129B में की गई है। ठीक, ग्राम सभा की शक्तियां। ठीक है, ग्राम सभा की शक्तियां, इसकी चर्चा किस में की गई है? ठीक है, तो इसका याद रखिएगा धारा 129C, धारा 129C। और पंचायतों की जो संपरीक्षा है, जो लेखा संपरीक्षा होती है, उसकी चर्चा किस में की गई है? तो 129 में की गई है। किस में की गई है? 129 में की गई है। ठीक है, तो ये इसका सही कूट मिलता है ना, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों संख्या का कुल सदस्यों की संख्या के कितने सदस्य उपस्थित होना चाहिए? ठीक है, गणपूर्ति मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? कोरम की। ठीक है, कोरम गणपूर्ति क्या होता है पता है ना? क्या होता है कोरम या गणपूर्ति? उतने लोग आवश्यक हैं, मतलब एक संख्या, निश्चित संख्या होती है, यानी उतने लोग वहाँ पे उपस्थित होने चाहिए। अगर मान लीजिए संख्या 10 है किसी ग्राम पंचायत सभा या ग्राम पंचायत में, ठीक है, 1/3 होता है, एक 1/2 होता है, 1/2 होता है, ठीक है, 1/10 होता है। तो कितनी गणपूर्ति, जैसे मान गणपूर्ति कोरम मेरे ख्याल से आता ही होगा आप लोग को। मान लीजिए किसी गांव में 100 लोग हैं, अगर बोल दिए कि 10 लोग आएंगे तभी मीटिंग स्टार्ट होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर मान लीजिए 10 में से 9 लोग आए तो मीटिंग होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रावधान कितने का है? 10 का है। ठीक है, अगर 10 लोग आए या 11 लोग आए तो मीटिंग होगी क्या? तो होगी, क्योंकि बोला है कि 100 में कितने लोग उपस्थित होने चाहिए? 10। तो ये 10 क्या है? 10 मतलब कोरम, यानी कि गणपूर्ति इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ग्राम सभा में गणपूर्ति पूछ रहा है कितने उपस्थित सदस्यों का होना चाहिए? 1/2, 1/3, 1/5 या 1/10। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होता है? 1/10 होता है, 1/10 सदस्य यहाँ पे उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू वर्ष के बाद किस अभिकरण को जिला पंचायत में विलीन कर दिया गया? जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला विकास अभिकरण, जिला नगरीय निकाय अभिकरण, जिला ग्रामीण कल्याण अभिकरण। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, 3 ही दिए हैं, चौथे की आवश्यकता भी नहीं है, ए, यही वाला उत्तर सही है। ठीक है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को इसमें क्या कर दिया गया है? विलीन कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं।
इसको देखें, हाँ 34, 35। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही नहीं है नहीं पूछ रहा है, सही है पूछ रहा है। ठीक है, 35 में। ठीक है, तो कौन सा सही है? तो धारा 29 जिला पंचायत का गठन, धारा 40 पंचायत पदाधिकारियों का हटाया जाना, धारा 42 राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियां, धारा 45 सम्मेलन की प्रक्रिया। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो ऊपर के जो 3 दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, 35 में, तो ये 3 सही हैं, 1, 2 और 3। 29 में किसकी बात की गई है? तो जिला पंचायत के गठन की। 40 में पंचायत के पदाधिकारी जो है उनको हटाए जाने की, और 42 में निर्वाचन आयोग की शक्तियां। ये देख ही रहे हैं, ऑप्शन भी दिया हुआ है बी। ठीक है, 1, 2, 3 ये तीनों इसमें सही है। ठीक है, धारा, अध्याय, अनुच्छेद, अनुसूचियां याद रखनी है आपको। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, ए ग्राम सभा संबंध में अनुसूची अधिसूचना धारा 2, परिभाषाएं धारा सी, ये भी जो क्वेश्चन है मेरे ख्याल से ये हो चुका है मिक्सअप। ठीक है, ये हो चुका है क्या? मिक्सअप। ठीक है, तो 36 को आप क्या कर दीजिए, यहां पे आएगा पहला, जो ग्राम सभा के संबंध में अधिसूचना की बात करें तो इसके सामने जो पहला ऑप्शन था वो था धारा 2, धारा 2। ठीक, नेक्स्ट है बी ऑप्शन। बी के सामने जो धारा है वो है धारा 2। ठीक है, ये वाला। सी के ऑप्शन जनपद पंचायत के अध्यक्ष में उपाध्यक्ष का निर्वाचन, ये 3rd ऑप्शन यहां पे आपको दिख रहा होगा। ये 1st, ये 2nd, ये 3rd और ये 4th। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, बताना है, सुमेलित करना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा सही है कौन सा नहीं है करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 धाराएं दिख रही होगी, धारा 25, धारा 21, धारा 2 और ये धारा 3 है, ये धारा 3 है। ठीक है, अब सुमेलित कीजिए। हाँ, बन गया क्वेश्चन। ठीक है, तो 36 में याद रखना, आपको याद रखना है कि कौन सा धारा, कौन सी धारा के अंतर्गत किस संबंध में या किस विषय में चर्चा यहाँ पे की गई है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है। तो जो धारा 2 है, धारा 2 है, तो धारा 2 की बात किस में की गई है? ठीक है, तो ग्राम पंचायत के संबंध में अधिसूचना, ये इसका आंसर यही है। ठीक है, इसका आंसर जो है धारा 2 का वो यही है। क्या बताया गया धारा 2 में? तो ग्राम के संबंध में अधिसूचना, इसकी बात किस में की गई है? धारा 2 में की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी, धारा 2 बोल दिया, ये जो 2 है धारा 3, सॉरी इसको चेंज करते हैं। ये जो धारा है, धारा 2 बोलते हुए ये वाले को मार दिया। ये जो 2nd ऑप्शन है, 2nd का जो धारा 3 है, ये धारा 3, ये 2nd ऑप्शन धारा 3, इसका जो उत्तर होगा वो ग्राम सभा के संबंध में अधिसूचना है। ठीक है, ये धारा मिक्सअप हो गया था इसलिए, तो इसका जो उत्तर होगा वो फर्स्ट होगा, ए। ठीक, तीसरा धारा 21, धारा 21 में किसकी चर्चा की गई है? तो ये जो आप देख पा रहे हैं परिभाषाएं, तो धारा 21 की चर्चा किसमें की गई है? परिभाषाओं में। ठीक है, धारा 21 की चर्चा किसमें? परिभाषा। परिभाषा किसमें बताया गया? तो धारा 21 में बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट, धारा 2। ठीक है, धारा 2 इसकी जो चर्चा की गई है, धारा 2 की जो चर्चा की गई वो किसमें की गई? सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव से। ठीक है, धारा 2 की चर्चा किसमें की गई है? इसमें। ये थोड़ा सा यहाँ का ऑप्शन इधर आ गया है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बाकी
जो हम चर्चा कर रहे हैं वो सही है, ठीक है। और लास्ट जो बच गया क्या बच गया? धारा 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 की चर्चा कर लिए, 4 की चर्चा कर लिए, ठीक है। तो धारा 2 में क्या बताया गया है, किसके बारे में प्रावधान है? तो सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। धारा 3 में क्या बताया गया है? तो ग्राम सभा के संबंध में अधिसूचना बताई गई है, ठीक है। उसके बाद धारा 21 में क्या बताया गया है? तो परिभाषाएं बताई गई हैं। और धारा 25 में क्या बताया गया है? तो धारा 25 में तो याद रखिएगा, ये जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन इसमें बताया गया है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन भले थोड़ा मिक्सअप हो गया यहाँ पे, लेकिन जो उत्तर हम लोग निकाल के लाए वो सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं। पंचायती राज संस्थाओं का निम्नतम स्तर कौन सा है? ठीक है, सबसे नीचे वाला, जिला, नगर, ग्राम या जनपद पंचायत। तो आपको पता ही है सबसे निचला स्तर कौन सा है? तो ग्राम पंचायत है। सबसे निचला स्तर कौन सा है? तो ग्राम पंचायत। इजी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार किन अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है? अभिकर्ता मतलब उसके जो एजेंट हैं। देखे होंगे जब चुनाव ना होता है तो सब जो प्रत्याशी खड़े होते हैं तो उनकी ड्यूटी ऐसे लगी रहती है ना, नंबर ऐसे निकालते रहते हैं, अच्छा ये नाम है इस वार्ड से है करके, जब आप वोट डालने गए होते हो, है ना। तो कौन कौन से एजेंट, कौन से अभिकर्ता की नियुक्ति कोई उम्मीदवार कर सकता है, ये पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो किसकी किसकी नियुक्ति कर सकता है? तो चुनाव अभिकर्ता, लेखा अभिकर्ता, प्रचार अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता, गणना अभिकर्ता या मुख्य अभिकर्ता, किसकी नियुक्ति कर सकता है? बताइए किसकी नियुक्ति कर सकता है? तो यहां पे तो यहां पे ऑप्शन जो है वो आपको याद रखना है 39 में किनकी किनकी नियुक्ति वो कर सकता है, ठीक। तो याद रखिएगा, जो मतदान करने के समय, ठीक है, सॉरी गणना, ठीक, उसके बाद मतदान और लेखा अभिकर्ता, ठीक है, इसकी नियुक्ति ये कर सकता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में निम्नलिखित में से क्या सही है? क्या सही है पूछ रहा है, ठीक है। 37 के बाद 39 फिर 38 चलिए कोई नहीं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के निम्नलिखित में से क्या सही है पूछ रहा है, ठीक है, क्या सही है। तो यहां पे 4 ऑप्शन यहां पे दिए हुए हैं तो इसमें सही कौन सा है? हालांकि ये कूट वाला प्रश्न है, सिंगल वाला नहीं है, ठीक है। तो क्या सही है? तो यहाँ पे पढ़िए, पहला है, इस पर राज्यपाल की सहमति 24 जनवरी 1994 को प्राप्त हुई। दूसरा, 26 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण में पहली बार प्रकाशित हुआ, ठीक है। और उसके बाद भारत गणराज्य के 44वें वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो पाया। और चौथा, अध्याय 1 धारा 1 प्रारंभिक धारा 1 की उपधारा 2, इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है, परंतु इसका विस्तार उन उपवादों एवं उपबंधों के अधीन रहते हुए जो कि अध्याय 14 क में उपबोधित किए गए हैं अनुसूचित क्षेत्र पर होंगे। तो हालांकि इसमें 2 से 3 पॉइंट हमको सही लग रहे हैं क्योंकि ये कूट वाला प्रश्न है, लेकिन कूट नीचे का ऑप्शन दिया नहीं है तो हम यहीं पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कौन सा सही है पूछ रहा है। तो अगर देखा जाए इसमें तो पहला, तीसरा और चौथा, ठीक है, 2 सही नहीं है। 26 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्यपत्र में पहली बार प्रकाशित हुआ, नहीं, ठीक है, ये गलत है इसमें। बाकी सब जो है 1, 3 और 4 ये चारों सही है, मतलब ये तीनों सही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन आगे पीछे हुआ लग रहा है। चलिए 38 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, ठीक है। पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण VR राव द्वारा, पंचायत राज प्रशिक्षण S त्रिवेदी द्वारा,
सी पंचायत और सहकारी संबंधों के कार्य समूह एस.डी. मिश्रा और ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन, ये किसके द्वारा? तो जी.वी.के. राव द्वारा। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित है पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन सुमेलित है, कौन कौन सा? ए और डी सुमेलित है। कौन कौन सा सुमेलित है? ए और डी। पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण वी.आर. राव द्वारा किया गया है और ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ये जी.वी.के. राव द्वारा। ये भी कूट वाला प्रश्न है, तो ए और डी इसमें सही है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब हुआ? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कब हुआ जी? तो इजी है याद करने में, 26 जनवरी याद रखना है, 26 जनवरी 2005 को किया गया है। ठीक है, ई पंचायत प्रोजेक्ट का आरंभ। नेक्स्ट, पंचायतों के कार्यों पर पुनर्विचार के लिए वर्ष किस वर्ष में? अच्छा, वर्ष यहां पे लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, कि कौन से वर्ष में करके, है ना। तो ये जो वर्ष है हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1977, जब आप ये समितियां पढ़ रहोगे तो उसमें से एक वर्ष था 1977। तो 1977 में कौन सी समिति का गठन हुआ? एल.एम. सिंघवी, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता की जी.वी.के. राव समिति। कौन सी समिति का गठन हुआ जी? बताइए। 77 में, 1977 में, तो अशोक मेहता समिति। ठीक है, कौन सी समिति? अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को 1988 में संवैधानिक स्तर पर प्रदान करने की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? ठीक है, ये भी समितियों से संबंधित प्रश्न है। क्या आएगा उत्तर इसका? कौन सी समिति है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कौन सा? थुंगन समिति। ठीक है, संवैधानिक स्तर पर जो शक्तियां प्रदान करने के लिए कौन सी समिति ने कहा? तो थुंगन समिति। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी। नेक्स्ट, पेशा अधिनियम। ठीक है, कौन सा अधिनियम? पेशा। ठीक है, तो पेशा किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, 96, 97, 95 की 98? कौन से वर्ष पारित हुआ है जी? बहुत बार पूछ चुका है ये, व्यापम में भी और CGPSC में भी। तो याद रखिएगा 1996 में। इसका जो सही उत्तर है क्या है? 1996। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ठीक है, दांतेवाला समिति ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के विद्यमान है ये। ठीक है, जी.वी.के. राव खंड स्तर पर नियोजन, बलवंत राय मेहता पंचायती राज संस्थान और संस्थानम समिति पंचायती राज और नीचे कट गया है वित्तीय समिति, पंचायती राज और वित्तीय समिति। ठीक है, तो सुमेलित करना है, कौन सा युग्म सही है पूछ रहा है, कौन सी जोड़ी सही है इसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सी जोड़ी सही है, तो सी, बलवंत राय मेहता पंचायती राज संस्थानों से संबंधित समिति। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी। ठीक, नेक्स्ट, ग्राम पंचायतों के लिए संवैधानिक मंजूरी की आवश्यकता सर्वप्रथम किसे प्रतीत हुई? कौन सी समिति ने कहा कि ग्राम पंचायतों के लिए संवैधानिक मंजूरी की आवश्यकता है करके? ठीक है, तो बलवंत राय मेहता, जी.वी.के. राव, अशोक मेहता की एल.एम. सिंघवी समिति। तो इसका जो सही उत्तर है, गैस कर लिए होगे आप लोग। ठीक है, जान भी रहे हैं कौन सी समिति, तो एल.एम. सिंघवी, सिंघवी लिखा है, सिंघवी है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पेशा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1996 में, जैसे कि अभी देखे। और पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? ठीक है, पारित कब हुआ था? 1996 में, 1996 में। और कौन सी समिति द्वारा? ठीक है, ये पूछ रहा है कौन सी समिति द्वारा, तो भूरिया समिति याद रखना है। कौन सी समिति? भूरिया समिति। ठीक, नेक्स्ट, पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नलिखित समितियों का आरोही क्रम बताइए। ठीक है, यानी कि बनने के आधार पे आपको बताना है कि कौन सी समिति कब बनी, है ना, जो ऊपर से नीचे जमाना है। तो ये इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जी.वी.के. राव, एल.एम. सिंघवी। आरोही क्रम में जमाना है, तो आरोही क्रम में पहले क्या होगा? ठीक है, तो पहले होगा बलवंत राय मेहता, फिर अशोक मेहता, जी.वी.के. राव और एल.एम. सिंघवी।
ये तो जमा जुमा है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 1 2 3 और 4, ठीक है। दो ही ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन मान लो ये 1 2 3 4 जमा जुमा है। चलिए नेक्स्ट, हाँ लास्ट है ये। 2 बार 48 है, टोटल 50 क्वेश्चंस थे, है ना। 2 बार 48 हो गया करके यहाँ पे 49 लिखा गया है। चलिए कोई नहीं। यदि हमारी स्वतंत्रता को जनता की आवाज प्रतिनिधि बनाना है तो पंचायतों को जितनी शक्ति मिले जनता के लिए उतना ही अच्छा है। तो ये कथन किसका है? जैसे कभी कभी कथन वाले से प्रश्न आता है, जैसे कि एक प्रश्न आया था CGPSC में कि मुझे मोक्ष की आवश्यकता नहीं, मैं पुनर्जन्म लूंगा या फिर से जन्म लूंगा। तो ये किसने कहा है? तो माधवराव सप्रे ने। जैसे भारतीय इतिहास में आप लोग पढ़ते हैं, तो ऐसी पंचायत में ये शब्द किसना है कि जनता की आवाज बनने के लिए प्रतिनिधि वाला, है ना। पंचायतों को जितनी शक्ति मिले जनता के लिए उतना ही अच्छा है। तो इसका होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सॉल्व किया कितने क्वेश्चंस? तो टोटल 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख रहे हैं 49, क्योंकि 48 2 बार रिपीट हो चुका है। तो दो ही चीज़ें कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिपीटेशन करिए, पुनरावृत्ति कीजिए, क्योंकि पुनरावृत्ति ही स्मृति है। जितना ज़्यादा आप रिपीटेशन करोगे उतने ज़्यादा आपकी मेमोरी का पार्ट बनेगा वो। और ज़्यादा से ज़्यादा पुराने क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमको वहीं से मिलते हैं। तो ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए हमसे।